गेम प्ले एक्सप्लेन। आज हम एक न्यू सीरीज को स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम होने वाला है अल्टीमेट सन इन लॉ। चलो इसको स्टार्ट करते हैं। ये एक ऐसा वर्ड है जहाँ एक दूसरे का चेहरा देख के एक दूसरे को जज किया जाता है। यहाँ पैसों की कोई वैल्यू नहीं है। यहाँ जिसके पास अच्छा चेहरा है वही यहाँ पे सबसे ज़्यादा महान है। इस दुनिया में बदसूरत लोगों की कोई इज्जत नहीं है, चाहे उनके पास कितना भी पैसा हो। तो इस दुनिया में जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है उसका नाम होता है शेन। शेन वही व्यक्ति होता है जो इस दुनिया में बहुत ज़्यादा बदसूरत होता है, क्योंकि एक समय था जब शेन कोई लैब में टेस्ट कर रहा था तो अचानक से उसके मुंह पे सारा एसिड गिर जाता है, तो उसकी वजह से उसका पूरा चेहरा खराब हो जाता है। जब भी शेन कहीं बाहर घूमने जाता है तो लोग उससे बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और उसे देख के हमेशा लड़कियां बहुत ज़्यादा घबरा जाती हैं, क्योंकि उसका चेहरा इतना भयानक होता है कि कोई उसे देखना ही नहीं चाहता है। शेन एक पैसे से एक फिजिशियन होता है और उसे काफ़ी ज़्यादा नॉलेज भी होती है, तो उसके नॉलेज के चलते वो अपने देश के लिए काफ़ी ज़्यादा सेवा करता है और पिछले 20 साल से वो करता आ रहा है और कई देशों में उसकी काफ़ी ज़्यादा इज्जत है, उसे काफ़ी ज़्यादा सम्मान दिया जाता है। पर इतना सम्मान मिलने के बाद भी उसके साथ कोई औरत रहना नहीं चाहती है। यहीं से सीन सीधा शिफ्ट होता है और जिस कैंप में हमारा जो शेन काम कर रहा होता है उसी तरफ एक मिसाइल बढ़ रही होती है। तभी कैंप में खड़े लोगों की नज़रें सीधा मिसाइल की तरफ बढ़ती है। तभी लोग देखते हैं कि अब हम नहीं बचने वाले हैं, अब फाइनली हमारी मौत आने वाली है। ये सुनते ही हमारा जो शेन होता है काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है। फिर वो मन ही मन सोचता है आखिरकार मेरा आखिरी दिन आ ही गया। तभी हमारा जो शेन होता है भगवान से प्रार्थना करने लगता है कि भगवान मुझे अगले जन्म में काफ़ी अच्छा और स्मार्ट पर्सन बनाए और मैं अगले जन्म में काफ़ी अच्छी सुंदर औरत से शादी कर सकूं। इसी के साथ वहाँ सीधा बहुत बड़ा धमाका होता है और वो पूरा कैंप हवा में उड़ जाता है। वहाँ पे कोई व्यक्ति नहीं बचता है। यहीं से सीन सीधा शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि हमारा जो मेन कैरेक्टर होता है वो कहीं और ही दुनिया में पहुँच चुका होता है। जो हमारा शेन होता है हल्की सी आंखें खोलता है तो वो देखता है कि ये मैं कहाँ पहुँच चुका हूँ। शेन घबराते हुए बोलता है कि ये कौन सी जगह है, मैं तो एक एक टुकड़े में बिखर गया था, ये मैं कहाँ पहुँच चुका हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने कपड़ों को देख के मुझे अंदाजा लगा सकता हूँ कि ये मैं पास्ट में पहुँच चुका हूँ। तभी शेन खड़ा होकर वहाँ पे चलने लगता है और पास में पड़ी एक टेबल पे अपने आप को देखने लगता है। वहाँ पर एक कांच के अंदर अपना चेहरा देखता है तो हल्का सा मुस्कुराने लगता है कि मैं कितना खूबसूरत दिख रहा हूँ। फिर शेन भगवान का शुक्रिया करने लगता है। फिर बोलता है आखिरकार मेरा सपना पूरा हुआ। जो मैंने इतने साल जो मैंने मेहनत की उसका मुझे कभी फल नहीं मिला, पर इस बॉम्ब ने मुझे एक सहारा दे दिया है। तभी शेन का थोड़ा सर दर्द होने लगता है। फिर उसे याद आता है कि जो पुराना जो इस बॉडी का मालिक होता है उसकी मेमोरी अभी भी उसके दिमाग में होती है, तो उसे वापस से उसको याद आने लगती है। जो ये जगह होती है ये जूनवू सिटी होती है, ये यू स्टेट के अंदर आती है। जो इस बॉडी के पुराने ओनर का नाम भी शेन होता है। तो लकीली हमारा शेन एक शेन से ही मिला होता है। जो इस दुनिया का शेन होता है वो काफ़ी ज़्यादा बुद्धू होता है और उसे 1000 वर्ड का भी पैराग्राफ याद नहीं होता है। एक तरह से वो स्कूलिंग में भी बहुत ज़्यादा वीक होता है और लोग उसे बुद्धू बुद्धू कह के बुलाया करते थे और कभी भी उसे कभी यहाँ पे इज्जत नहीं मिली होती है। जो हमारी जो नई दुनिया का जो शेन होता है तो उसके पास कभी भी अच्छा फेस नहीं था, तो उसकी वजह से हमेशा उससे लोग चिढ़ाया करते थे और इस दुनिया में इसके पास कोई नॉलेज नहीं है तो इसे इसलिए चिढ़ाया जाता था। ऐसा देखा जाए तो दोनों की सिचुएशन एक ही थी। तभी हमारा जो शेन होता है फिर अपने मन ही मन सोचता है आखिरकार बुद्धू होना कितना बड़ा पाप है। जो पुरानी दुनिया में जो शेन होता है वो जू फैमिली की एक बेटी से मिला होता है जिससे वो 2 साल पहले मिला होता है और उससे वो शादी भी करना चाहता था। शेन एक बुद्धू आदमी होने के बावजूद भी एक अच्छी लड़की से शादी कर रहा था। ये उसके लिए काफ़ी अच्छी बात थी और वो शादी उसके लिए काफ़ी ज़्यादा यादगार पल थे। जो जू फैमिली थी हमारे शेन की कोई इज्जत नहीं करती थी, हमेशा उसे अपना नौकर की तरह माना जाता था और उसे कोई इज्जत नहीं दी जाती थी और राज्य में उसकी काफ़ी ज़्यादा बेइज्जती भी की जाती थी। शेन की वाइफ का नाम भी सू था, तो सू हमेशा अच्छी थी इसलिए शेन अपनी बेइज्जती सह लिया करता था। शेन और सू की शादी होने के बाद भी कभी दोनों साथ नहीं सोए, तो इसकी वजह से हमेशा शेन यही चाहता था कि मैं कभी उसके साथ रहूं और उसके साथ बातचीत करूं, पर ये एक तरह से शेन का सपना ही रह गया। शेन के बीमार होने के बाद सू ने बहुत ज़्यादा मेहनत की, उसे बहुत बड़े बड़े फेमस डॉक्टर को बुला के उसे दिखाया, पर तो भी शेन कभी ठीक नहीं हो पाया। तो इसकी वजह से शेन हमेशा बीमारी पड़ा रहा। उसके लंग्स बिल्कुल ही ख़त्म हो चुके थे और बिल्कुल भी काम नहीं कर रहे थे, तो इसकी वजह से वो कभी उठ नहीं पाया और धीरे धीरे शेन की हालत और ज़्यादा ख़राब होती गई और वो अपने मौत के मुँह में जाने लगा। तभी यहाँ से सीधा सीन शिफ्ट होता है और शेन जोर जोर से हंसने लगता है। ये तो मेरे लिए बहुत अच्छी खबर है, मैं एक सन इन लॉ हूँ, वो भी सू फैमिली का, और वो बहुत ज़्यादा अमीर है। अगर मेरी दुनिया को देखा जाए तो मैं बहुत ज़्यादा अमीर हूँ और काफ़ी ज़्यादा फेमस भी हो सकता हूँ। शेन वापस से भगवान का एक बार और शुक्रिया करता है। तभी शेन पीछे मुड़ के देखता है कि कुछ लोगों की हलचल पीछे हो रही होती है, तो शेन पास में जाकर कुछ देखने की कोशिश करता है। तो शेन वहाँ पे कुछ 2 लेडी होती हैं तो आपस में बात कर रही होती है। आखिरकार शेन की मौत हो चुकी है, पर उसे मरने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा है। मुझे नहीं पता कि मिस सू के साथ अब क्या होगा और वो शेन के बारे में क्या सोच रही होगी। मिस सू तो बहुत ही लकी है कि अच्छा हुआ कि उसने कुछ मेडिसिन के साथ कुछ जहर दे दिया है। तभी जो उसके पास वाली जो सर्वेंट होती है फिर उसे बोलती है कि नॉनसेंस, तुम ऐसी बातें मत करो, अगर किसी ने सुन लिया तो जू फैमिली के लिए बहुत बेकार बात होगी। तभी वो दोनों आपस में बोलती हैं चलो अंदर जाके देखते हैं अभी भी उसमें जान है या नहीं। तभी वो दोनों गेट खोलती हैं। तभी वो दोनों सामने देखती हैं कि वो चौंक जाती है। फिर वो देखती हैं कि शेन बिल्कुल जिंदा है और सामने खड़ा हुआ है। ये देख के वो बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और वहाँ से भागने की कोशिश करती है
और पूरे राज्य में इसका पूरा ढिंडोरा पीट देती है और फिर बोलती है कि मिस्टर सेन अभी भी जिंदा है। इन दोनों को भागते देख हमारा जो सेन होता है काफी ज्यादा शौक हो जाता है। ये दोनों मुझे देख के इतना क्यों घबरा रही है और क्यों भाग रही है। सेन उन दोनों की बातें सुन के काफी ज्यादा घबराया, वो सोचता है कि आखिरकार वो कौन से जहर की बात कर रही थी और मुझे मारने के लिए किसने जहर दिया था और इसके लिए मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा है और मुझे बहुत ज्यादा चौकन्ना रहना पड़ेगा। आखिरकार मुझे जहर कौन दे रहा है और आखिरकार ऐसा कौन कर सकता है। मैं भी जू फैमिली का हिस्सा हूँ और आखिरकार मैं उनका दामाद हूँ। मेरे साथ ऐसा कौन कर रहा है। फिर वो अपना सर पकड़ के सोचने लग जाता है कि आखिरकार ये मेमोरी मेरे माइंड में क्यों नहीं है। और फिर वो हल्की सी अपनी आंखें बंद करता है तो अपने मन में देखता है, तो अपने अंदर अंदर देखता है कि एक लैपटॉप उसके साथ आ रखा था। तो ये देख के काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है। फिर वो देखता है कि आखिरकार ये लैपटॉप मेरे साथ क्यों आ गया है और इसके अंदर मेरे वो डॉक्यूमेंट्स भी इसी के साथ हैं। ये मेरी आंखें मुझे अलग से क्यों दिख रही है। तभी शेन अपनी आंखों से सामने पड़े टेबल के ऊपर देखता है तो उसे अंदर का सारा सामान उसे दिख जाता है। तो एक तरह से उसकी आंखें होती है वो एक एक्सरे का काम कर रही होती है। तभी वो अपने मन ही मन सोचता है आखिरकार मेरे पास ये दो चीज़ें कैसे पहुंच चुकी है, एक्सरे और ये लैपटॉप मेरे साथ कैसे पहुंच चुके हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि जब बॉम्ब फटा तो ये दोनों मेरे साथ भी आ चुके थे। अब ये दोनों मेरे मेमोरी में परमानेंटली सेट हो चुके हैं। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि जब बॉम्ब फटा तो इसी के साथ मैं पास्ट में भी पहुंच चुका हूं और ये दोनों भी मेरे साथ पहुंच चुके हैं और इन दोनों का कॉम्बिनेशन अब मेरे साथ परमानेंटली रहेगा। तभी वो सामने पड़े एक जार को देखता है तो उस जार का उसको पूरा डिटेल से शो करने लग जाता है। धीरे धीरे मशीन होता है सारा सामान को चेक करता है और धीरे धीरे उसको हर चीज़ के बारे में डिटेल से समझाने लगता है। तो उसका एक तरह से उसकी मेमोरी उससे पूरा डिटेल में समझाने लगती है कि कौन सी चीज़ कितनी पुरानी और कैसे क्या चल रही है। तभी वो कुछ सोच ही रहा होता है कि तभी सामने से गेट खुलता है और एक अनजान औरत उसके सामने खड़ी होती है और वो औरत काफी ज्यादा खुश होती है। ये देख के हमारा जो शेन होता है फिर अपने मन ही मन सोचता है कि शायद ये मेरी वाइफ हो सकती है। तभी सामने जो औरत खड़ी होती है उसे देख के उसका सिस्टम वापस से बताता है ये तुम्हारी वाइफ है। मैं इस दिन का कितने दिनों से इंतजार कर रही थी, आखिरकार वो दिन आ ही गया। और शेन की वाइफ के साथ ही उसका डॉक्टर भी उसके साथ घूम रहा होता है। तभी सू बोलती है कि डॉक्टर ली प्लीज जाके उसे चेक करो, अब उसकी तबीयत कैसी है। तभी डॉक्टर बोलता है ठीक है मैडम, अभी मैं जाके चेक करता हूँ। डॉक्टर शेन का हाथ पकड़ के उसके नब्ज चेक करने लगता है। तभी डॉक्टर ली थोड़ा सा महसूस करता है कि ये तो बिल्कुल तैयार है। तभी मिस्टर शेन को बोलता है कि मिस्टर शेन आप तो बिल्कुल ठीक ठाक लग रहे हो, अब तो आप बिल्कुल भी बीमार नहीं होंगे। ये सुनते हमारे सू को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। आखिरकार तुम कहना क्या चाहते हो, मुझे ये बताओ कि ये सही है या नहीं है। फिर डॉक्टर बोलते हैं मैडम आप बिल्कुल शांत रहें। तभी सू अपने मन को थोड़ा शांत करती है। तभी सू थोड़ा हल्का सा रोने लगती है। फिर वो बोलती है कि आखिरकार मैंने इस दिन का कितने दिनों से इंतजार किया है, बस मुझे इस खबर का ही इंतजार था कि बस तुम हमेशा से ठीक रहो। ये सुनते हमारा जो शेन होता है अपने मन ही मन सोचते हैं आखिरकार ये अपना चेहरा इतना फास्ट कैसे चेंज करती है, शायद अभी भी मुझे ये बुद्धू ही समझ रही होगी। कि तभी सू अपने डॉक्टर को बोलती है कि डॉक्टर ली प्लीज आप थोड़ा बाहर जाएंगे, मैं कुछ है जो मैं अपने हस्बैंड को कहना चाहती हूँ। तभी डॉक्टर ली बोलते हैं ठीक है मैडम, अभी मैं बाहर जाता हूँ। तभी डॉक्टर ली बाहर चले जाते हैं। कि तभी सू उसके पास आके बैठती है और बोलती है शेन मैंने तुम्हारा सही होने का कितना इंतजार किया था, तुम्हें बिल्कुल भी नहीं पता होगा आज मैं कितनी खुश हूँ, तुम बिल्कुल भी इसका अंदाजा नहीं लगा सकते हो। ये सुनते हमारा जो शेन होता है काफी ज्यादा शौक हो जाता है। फिर अपने मन ही मन सोचता है कि आखिरकार सू कितनी अलग है, जो मेरे ओल्ड पुरानी जो मेमोरी है उसके हिसाब से तो मैं इससे बिल्कुल भी मेल नहीं खाती है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि शायद मुझे इसी ने जहर खिलाया कर मारने की ट्राई की है, इसके अलावा और कौन मुझे जहर देने की कोशिश कर सकता है। तभी से सू होती हल्की सी सांस लेती है। फिर शेन को बोलती है कि तुम्हारे पेरेंट्स बहुत बार यहाँ पे आए थे और तुमसे मिलने की पूरी कोशिश की थी पर वो वापस घर चले गए, और तुम्हारी मम्मी ने भी मेरे से बहुत रिक्वेस्ट की और मेरे सामने घुटने टेक के बहुत बार प्रार्थना की कि मुझे मेरा बेटा वापस लौटा दो। और एक समय था कि तुम्हारी माँ मुझे बाहर निकालना चाहती थी। तभी मैं जो शेन होता है अपने मन ही मन सोचता है आखिरकार ये मुझे बताना क्या चाह रही है, मुझे तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है। जो सू होती है वो हमारे शेन की बहुत ज़्यादा हरकतों को देख रही होती है। फिर अपने मन ही मन सोचती है आखिरकार ये अभी भी बुद्धू ही है, इसको अभी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। तभी यहाँ से सीन सीधा शिफ्ट होता है और सीधा कोई एक अनजान व्यक्ति आता है, वो सीधा जोर से गेट को लात मारता है और गेट खोल के सीधा अंदर आ जाता है। तभी सामने जो लड़का आ रहा होता है जो उसकी पूरी डिटेल उसका कंप्यूटर बताने लगता है। तभी शेन को बताता है कि जो सामने जो लड़का आ रहा है उसका नाम जेन होता है और वो 24 साल का होता है। और जेंग अंदर आते ही सीधा वो सू को किस करने लगता है और फिर वो शेन को बताता है कि आज से ये मेरी फियांसे है, आज के बाद ये तुम्हारी कोई वाइफ नहीं है और अब तुम्हारा समय यहाँ पे खत्म हो चुका है, अब तुम्हें वापस अपने पुरानी नॉर्मल जिंदगी में जाना पड़ेगा। इतने दिन से तुम बीमार थे तो अब मैंने तुम्हारी जगह ले ली है। जब भी जेंग बोलता है जो मैं बोल रहा हूँ तुम सुन रहे हो नहीं सुन रहे हो, आज से ये मेरी फियांसे है तो अब तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए और तुम अभी जाओ। ये सुनकर हमारा जो शेन होता है वो काफी ज्यादा उदास हो जाता है। फिर वो अपने मन ही मन सोचता है मैं बीमार क्या पड़ा, इसने तो मेरे से रिश्ता ही तोड़ दिया। जब शेन बीमार हुआ था तो सू के पास और कोई ऑप्शन नहीं था और सू बहुत ज्यादा अकेली नहीं रह पा रही थी, तो उसके पास और कोई रास्ता नहीं था कि वो किसी और से प्यार करके शादी कर ले, और ऐसा करने के लिए वो बहुत ज्यादा मजबूर थी। और जिनके साथ उसने शादी करने के बाद उसके साथ काफी ज्यादा खुश थी और उसके बाद उसने काफी ज्यादा सक्सेस भी हासिल की। तभी सू शेन के पास जाके उसे समझाने लगती है कि मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था तो मैंने इसलिए मेरे को मजबूर होकर कुछ करना पड़ा।
और फिर आखिरकार वो शेन से माफी मांगने लगती है। फिर सू बोलती है कि मेरे पास वो कोई रास्ता नहीं था, इसलिए मैंने तुमसे दूरी बनाने की कोशिश की। तभी शेन अपने मन ही मन सोचता है आखिरकार ये कैसे हो सकता है, इस मोमेंट का तो इंतजार मुझे बिल्कुल भी नहीं था। तभी शेन जो सू को और जेंग को दोनों को एटीट्यूड दिखाकर बोलता है अब मैं यहाँ पे और नहीं रह सकता, इतना होने के बाद मैं यहाँ पे रहा तो मैं अभी भी बुद्धू ही हूँ। अब तुम अपने अपने मतलब से काम रखो, मुझे कोई मतलब नहीं अब तुमसे, और तुम्हारे छोड़ जाने से मेरा कोई फ्यूचर खराब नहीं होगा। तुम्हारे जाने के बाद मेरा फ्यूचर और ज्यादा अच्छा होगा। तुम्हारे अलावा भी बहुत सारे लोग मेरा इंतजार कर रहे होंगे बाहर। ये बोलने के बाद हमारा शेन होता है थोड़ा घबरा जाता है अंदर ही अंदर। फिर वो बोलता है ठीक है मैं अब घर जा रहा हूँ। जेंग शेन का एटीट्यूड देख के उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, इसमें इतना एटीट्यूड कहाँ से आ रहा है। तभी मर्जी सू जाते जाते फिर कहती है कि मैं तुम्हें कुछ घंटे दे रही हूँ यहाँ पे रहने के लिए, तुम्हें वो कुछ बोलना है तो बोल सकते हो। फिर वहाँ से सू और जेंग दोनों बाहर चले जाते हैं। तभी शेन होता है अपने अंदर अंदर कुछ सोचने लगता है और फिर खुश होने लग जाता है। फिर वो पूरे कमरे में इधर उधर से कूदने लगता है। अब सू ने मुझे रिजेक्ट किया है, अब मैं उसे दिखाऊंगा कि जू फैमिली क्या है, और मैं ऐसी लड़की से शादी करके दिखाऊंगा जो उससे भी ज्यादा खूबसूरत होगी। तभी बाहर से कुछ फुसफुसाने की आवाज आती है। बाहर जो बातें कर होते हैं वो जू और जेंग दोनों होते हैं। तभी वो आपस में बात करते हैं। तभी जेंग बोलता है कि हमें जल्दी करना चाहिए, जू फैमिली एक प्रपोजल भेजने वाली है जिन फैमिली को, और वो अपनी बेटी के लिए एक बहुत अच्छा दामाद ढूंढ रहे हैं। उनके लिए ये बात बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसे वो अपना राज ही रखना चाहते हैं। कि तभी पीछे से सू बोलती है क्या तुम्हारा मतलब जीन मुलान से तो नहीं है। कि तभी जेंग बोलता है क्या तुमने आज से उससे पहले कभी देखा है क्या, वो जुनू सिटी के अंदर रहती है और मुझे नहीं लगता कि तुमने कभी उसे देखा होगा। वो इतनी खूबसूरत है कि उसके सामने तुम बहुत ज़्यादा फीकी हो, और उससे मार्शल आर्ट्स की भी बहुत ज़्यादा स्किल्स आती है। तभी जिसू होती है फिर वो उसे जेंग को बताती है कि आज से पहले तो मैंने बहुत बार उसे इनवाइट करने की कोशिश की पर वो कभी हमारी पार्टी में नहीं आई। मुझे तो ऐसा लगता है कि उसमें बहुत ज़्यादा एटीट्यूड है। तभी जेंग फिर बोलता है उनकी फैमिली बहुत अच्छा काम करते आ रही है और कुछ सालों से उनके राज्य में भी काफी ज्यादा बढ़ोतरी भी हुई है। उनके जैसा कॉन्फिडेंस आज तक मैंने किसी राज्य में नहीं देखा है। तभी पीछे से सू बोलती है हाँ मुझे ये तो पता है। उन दोनों की बात सुनकर हमारा शेन होता है काफी ज्यादा सोच में पड़ जाता है और इधर उधर घूमने लगता है। तभी शेन होता है अपने मन ही मन सोच में पड़ जाता है। फिर वो बोलता है आज से मेरा एक नया टारगेट होगा, मेरे को सिर्फ एक सिंगल लड़की से शादी करनी है जो होगी जिन मुलान, वो मेरी लिस्ट में सबसे ऊपर होने वाली है। तभी वो जोर से चिल्लाता है जू फैमिली अब तुम देखो अब मैं क्या करने वाला हूँ, और वो इतना जोर से चिल्लाता है कि पूरे राज्य में उसकी आवाज सुनाई देती है। तभी हम अगले सीन में देखते हैं कि कुछ लोग हमारे शेन को सीधा लात मार के राज्य से बाहर फेंक देते हैं और वो सीधा जमीन पे जाके गिरता है। तभी जो सिपाही बाहर खड़े होते हैं वो फिर शेन को बोलते हैं कि शेन ये तुम्हारे लिए अच्छी बात है कि तुमने सू फैमिली के साथ रिश्ता जोड़ा, पर तुम ये जरूर भूल गए तुम उस टाइम भी गरीब थे और आज भी तुम गरीब ही हो, और हमें ये भी पता है कि तुम बहुत टाइम से तुम यहाँ से पैसा चुरा रहे थे और इसको जू फैमिली ने हमेशा इग्नोर किया है। जू फैमिली ने तो तुम्हें मारने का आदेश दिया है और जू हमेशा तुम्हें बचाती आ रही है, उसकी वजह से तुम्हें मारने का प्लान कैंसिल हो चुका है क्योंकि तुमने जू से मैरिज की थी। अब तुम यहाँ से सही सलामत निकल जाओ नहीं तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। तभी जो शेन होता है फिर वो बोलता है हाँ मुझे पता है मैं यहाँ से जा रहा हूँ, मुझे अब कोई मतलब नहीं है तुमसे। तभी शेन खड़ा हो जाता है और उसके पास जो काज होता है उसे अपना हाथ में उठाकर अपना चेहरा देखने लगता है। मुझे अपना चेहरा बचाना चाहिए। तभी शेन होता है अपने मन में सोचता है चलो मुझे अब घर जाना चाहिए, बाहर बहुत ज्यादा ठंड है। तो ऊपर से जो सू फैमिली का जो ओनर होता है वो उसे देख रहा होता है। तभी उसके पीछे से कोई गार्ड आता है। फिर वो बोलता है जो आपने कहा मैंने वैसा कर दिया है, चलो अच्छा हो। वहां से चला गया। तभी वहां पे जू आ जाती है। फिर वो बोलती है कि पापा आपने ऐसा क्यों किया है, आपको हमारी रेपुटेशन की ध्यान रखनी चाहिए। तभी जो उसके पापा होते हैं फिर उसे समझाते हैं कि जू तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। जेंग तुम्हारे साथ बहुत सही है, वो तुमसे शादी करके बहुत ज्यादा खुश है और तुम्हें भी उसके साथ खुश रहना चाहिए। तभी जो होती है फिर बोलती है ठीक है मुझे पता है मुझे क्या करना है। अब यहाँ से सीधा सीन शिफ्ट होता है। अब रात का समय हो चुका होता है। जो चेन होता है वो जंगल की तरफ कहीं घूम रहा होता है, उसे नहीं पता होता कि मेरा घर कहाँ है, बस वो सीधा चल रहा होता है। तभी वो अपने मन ही मन सोचता है शायद मैं सही जा रहा हूँ, मुझे पता है मेरा घर कहाँ है। कि तभी उसे कुछ महसूस होता है कि कुछ लोग उसका पीछा कर रहे होते हैं, कुछ लोग उसके सामने आके खड़े हो जाते हैं। उसे समझ में नहीं आ रहा तो ये कौन है। तभी उनमें से एक व्यक्ति बोलता है कि मिस्टर शेन आपको हमारे साथ आना होगा। तभी जो शेन होता है फिर वो बोलता है मैं तुम्हें नहीं जानता, मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकता, मुझे यहाँ से जाने दो। तभी वो लोग होते हैं वो शेन को कैद कर लेते हैं और उसकी आंखों पे पट्टी बांध लेते हैं, उसके साथ ही उसका मुंह भी दबा देते हैं। और वो लोग शेन को साथ में लेके जा रहे होते हैं। उसे नहीं पता था मैं कहाँ जा रहा हूँ, बस उसको सीधा जंगलों की तरफ लेके जा रहे होते हैं। अब शेन की आंखों की पट्टी उतार दी जाती है। तभी उनमें से एक व्यक्ति बोलता है वो जो आपने बोला हम उसे उठा लाए। शेन के सामने एक बहुत बड़ा गहरा गड्ढा होता है, उसे नहीं पता होता है किसके लिए बनाया है। अभी शेन अपने मन ही मन अंदाजा लगाने लगता है शायद ये मुझे जला के इसमें गाड़ना चाहते हैं। तभी पीछे से एक आदमी बोलता है अच्छा हुआ कि तुम मिस्टर शेन को उठा लाए, जो शेन ने हमारे साथ किया है वो बहुत ही गलत किया है, अब इसे पता चलेगा कि मैं कौन हूँ। तभी उनका बोझ होता है फिर वो बोलता है शेन तुम बिल्कुल ये मत सोचना कि मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा, मैं तुम्हें सबक सिखाने वाला हूँ। तभी जो हमारा शेन होता है फिर अपनी मेमोरी में उसको याद करने की कोशिश करता है कि आखिरकार ये आदमी कौन है और ये मुझे मारना क्यों चाह रहा है। तभी जो शेन का जो सिस्टम होता है फिर वो बताता है जो तुम्हारे जो सामने खड़ा है ये इस गैंग का सबसे बड़ा बॉस है और इसने कई लोगों को मारा है।
तभी जो शेन होता है उसकी बॉडी को पूरा एक्सरे कर देता है। फिर वो अपने मन ही मन सोचता है इसकी बॉडी में क्या है, मुझे कुछ महसूस हो रहा है। तभी जो गैंग लीडर होता है पीछे से बोलता है मुझे माफ करना शेन, मैं तुम्हें मार रहा हूँ। जो कर्जा था तुमने नहीं चुकाया तो इसके लिए तुम्हें सजा मिलेगी। शेन ने इसका कोई जवाब नहीं दिया तो गैंग लीडर थोड़ा घबराया हुआ उसको देख रहा था। तो शेन उसे सिर्फ एक्सरे किया जा रहा था तो उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तभी वो गैंग लीडर होता है फिर वो बोलता है आखिरकार तुम मुझे इतना घूर घूर के क्यों देख रहे हो, आखिरकार बात क्या है। और इसके साथ ही उसकी मुंह से पट्टी हटा देता है कि तभी शेन बोलता है जो तुम्हारे अंदर जो नीडल है वो तुम्हारी बॉडी में घूम रही है, अगर इसे जल्दी से बाहर नहीं निकाला तो तुम मर जाओगे। जो नीडल तुम्हारी बॉडी में है वो ब्लड के साथ फ्लो हो रही है, अगर वो गलती से तुम्हारे ब्रेन तक पहुंच गई तो तुम बिल्कुल भी नहीं बच पाओगे। इतना सुनते जो गैंग के जो कुछ मेंबर होते हैं फिर वो सोच में पड़ जाते हैं आखिरकार शेन क्या बोल रहा है। तभी जो गैंग का लीडर होता है फिर वो बोलता है आखिरकार इतना तो मेरी वाइफ को भी नहीं पता कि जितना तुमने मुझे बता दिया है। तभी जो गैंग का जो लीडर होता है फिर वो बोलता है लोग तो तुम्हें सब इडियट बुलाते हैं पर मुझे तुम्हें देख के ऐसा नहीं लग रहा है। फिर शेन बोलता है कि मुझे तो एक मौका दो, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ तुम्हें बचाने की। तभी जो गैंग का बॉस होता है फिर वो बोलता है मुझे पता है तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो, तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी जान बचा लूँ और तुम मरने से डर रहे हो इसीलिए तुम बचना चाहते हो। तभी शेन होता है फिर बोलता है हाँ मुझे पता है, मैं भी बचना ही चाहता हूँ, मैं भी मरना नहीं चाहता हूँ। तभी गैंग का लीडर होता है फिर वो खड़े खड़े उसे देख रहा होता है। तो फिर गैंग का लीडर होता है फिर वो बोलता है मैं तुम्हें मरने से नहीं बचा सकता हूँ, तुम्हें मरना ही पड़ेगा। तभी शेन बोलता है कि तुम्हें बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा है, जो नीडल है तुम्हारी बॉडी के अंदर घूम रही है, अगर तो वो गलती से तुम्हारे ब्रेन तक पहुंच गई तो तुम्हारी मौत भी हो सकती है। क्या तुम जीना नहीं चाहते? मेरे पास स्किल्स है, मैं उसका यूज कर सकता हूँ, मैं तुम्हारी जान भी बचा सकता हूँ। तभी जो गैंग का बॉस होता है फिर वो बोलता है तुम्हें याद होगा जो तुम्हारा बड़ा भाई है उसने मेरे से 5 कॉइन उधार लिए थे, उन गोल्ड कॉइन की भरपाई तुम्हारे फादर भी नहीं कर पाए थे, उन्हें भी मैंने मौका दिया था। अब उन सब का इंटरेस्ट मिला के 100 गोल्ड कॉइन का इंटरेस्ट समेत तुम्हें चुकाना पड़ेगा। अगर वो गोल्ड कॉइन का सारा कर्जा अगर तुम चुका देते हो तो मैं तुम्हें अभी जाने दूंगा, मैं तुम्हें नहीं मारने वाला। तभी शेन होता है अपनी मेमोरी से भी पूछने लगता है आखिरकार 3 महीने पहले क्या हुआ था। तभी शेन की मेमोरी उसे बताती है कि 3 महीने पहले तुम्हारे जो फादर जू फैमिली के पास आए थे कि तुम्हें वापस अपने घर ले जाए, और तुम्हारे फादर एक सर्वेंट का काम करते थे जो कि एक तरह से ड्राइवर थे। जू फैमिली ने उनके साथ बहुत ज्यादा बदसलूकी की थी तो उसकी वजह से उन्हें बहुत ज्यादा चोट आ गई थी। जो इस बॉडी का जो पुराना ओनर था उसे अपनी फैमिली से कोई लेना देना नहीं था, वो जू के प्यार में बिल्कुल पागल था, उसे अपने पेरेंट्स की कोई परवाह नहीं थी। तभी शेन अपने मन ही मन सोचता है मुझे कुछ और रास्ता निकालना पड़ेगा मेरी जिंदगी बचाने के लिए। तभी जो गैंग का लीडर होता है फिर वो पीछे से बोलता है मैंने तुम्हारा घर छीन लिया है और तुम्हारी फैमिली को पूरा मार दिया है। ये सुनते हमारा जो शेन होता है बहुत ज्यादा शौक हो जाता है और उसके मन ही मन अपनी फैमिली की पूरी तस्वीर उसके आंखों के सामने आने लगती है। फिर वो सोचता है आखिरकार मेरी फैमिली अब मेरे सामने नहीं है। फिर उसकी आंखें बिल्कुल गुस्से से लाल हो जाती है। फिर जो गैंग का बॉस होता है वो अपने जो साथी को बोलता है कि हम पहले इसे जलाएंगे नहीं, हमें इससे पहले मार के फिर इससे जलाएंगे ताकि इसको तकलीफ कम हो। तभी उसका जो सर्वेंट होता है फिर वो बोलता है ठीक है बॉस मैं अभी करता हूँ। तो इतना बोलते हुए वो साथ ही तलवार उठा लेता है। फिर वो बोलता है शेन मुझे माफ करना, और सीधा वो तलवार उसके ऊपर चलाने की कोशिश करता है कि तभी शेन बोलता है रुक जाओ मैं तुम्हें 1000 कॉइन देने वाला हूँ। ये सुनते जो गैंग का बॉस होता है वो बहुत ज्यादा शौक हो जाता है और साथी जो होता है वो रुक जाता है। फिर जो शेन होता है वो जोर से चिल्लाता है मैं तुम्हें 1000 गोल्ड कॉइन देने वाला हूँ, वो भी 10 दिन के अंदर। ये एपिसोड आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अगला एपिसोड हम जब भी लेके आएंगे जब इस वीडियो पे 50 लाइक आ जाएंगे। धन्यवाद।